अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम आईकेप के मॉड्यूल एफ के मैक के पास पेपर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये समर 2011 में सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 2 था और टॉपिक जो है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। तो अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हवाले से किसी को कोई भी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है जी, सवाल पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, पंचनद जूस कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। द एनुअल कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 24,000 यूनिट्स एंड पर यूनिट कॉस्ट हैज बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। एनुअल कैपेसिटी यानी कि साल में 24,000 यूनिट्स बन सकते हैं और पर यूनिट कॉस्ट आपको दी हुई है। अब इसमें मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है और डेप्रिसिएशन है। अच्छा देखिए, इसमें जो पहली तीन कॉस्ट है ना वो वेरिएबल है, यानी कि मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। जितने मैं ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा एक्चुअली उतनी ज़्यादा इनकर होगी। लेकिन जहां तक फिक्स्ड ओवरहेड्स का और डेप्रिसिएशन का सवाल है, तो ये याद रखिएगा कि जब हम फिक्स्ड ओवरहेड्स या डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं पर यूनिट बेसिस पर, तो उसको हम नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी से डिवाइड कर कर पर यूनिट कॉस्ट पर आ रहे होते हैं। यानी कि टोटल फिक्स ओवरहेड्स 20 इंटू 24,000 और टोटल डेप्रिसिएशन 10 इंटू 24,000, ये बन रही होगी वैल्यू। बहरहाल आगे चलते हैं। द सेलिंग प्राइस वुड बी रुपीज 200 पर यूनिट। सेलिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 10 पर यूनिट एंड 80% ऑफ द सेलिंग एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड वेरिएबल। सेलिंग एक्सपेंसेस 10 रुपये एक यूनिट के हैं और इसमें से 80% सेलिंग एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो वेरिएबल हैं और 20% जो है वो फिक्स्ड है। प्रोजेक्शंस रिलेटेड टू द फर्स्ट 2 years आर एज फॉलोज। पहले 2 साल ईयर नंबर 1 और 2 के लिए कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्शन के यूनिट्स दिए हुए, और साथ में आपको बताया हुआ है कि सेल्स के कितने यूनिट्स होंगे, यानी कि कितने यूनिट्स बिके होंगे। ये याद रखिएगा कि कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 का डेटा है, विच मीन्स के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई होगी। यानी कि पहले साल 15,000 यूनिट्स बनाए, 14,000 बिक गए, तो 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक होगा जो ईयर नंबर 2 का ओपनिंग स्टॉक होगा। अदर रिलेटेड एस्टिमेट्स आर गिवन बिलो। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ्स एवरेज कंजम्पशन। किसी भी वक्त 3 महीने की जो एवरेज रॉ मटेरियल की कंजम्पशन होती है पूरे साल में, उतना स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ होता है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से दो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं और वो दो जो सिस्टम्स होते हैं वो होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जो फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, शामिल करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो। यानी कि ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स और डेप्रिसिएशन है ये भी यूनिट का या कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई रॉ मटेरियल 2 मंथ्स एवरेज परचेजेस। जितनी परचेजेस करता हूँ 2 महीने का हर वक्त उधार होता है। क्रेडिटर्स फॉर वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड्स 1 मंथ्स एवरेज परचेजेस। जितने दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं उन लोगों से 1 महीने का उधार रखा हुआ होता है। बेडेट्स 0.75% होते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ द ईयर्स रिलेटेड टू द न्यू प्रोडक्ट। ये जो नया प्रोडक्ट है, इस नए प्रोडक्ट के हवाले से आपकी पहले साल की और दूसरे साल की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये आपको बताना है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब है ऑल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी कि करंट एसेट्स में जितना आपका पैसा ब्लॉक होगा माइनस करंट लायबिलिटीज से जितना फाइनेंस हुआ होगा, और बचा हुआ जो वर्किंग कैपिटल नेट रिक्वायर्ड अमाउंट होगा वो आपको दोनों सालों का बताना है। अच्छा, सवाल में किन करंट एसेट्स की बात हो रही है? मटीरियल आपका एक करंट एसेट होगा। ठीक है जी, मटेरियल जो है वो आपने परचेज किया होगा और वो स्टॉक आपके पास उसका होगा। फिनिश गुड्स होंगे आपके पास, उसके बाद आपके पास डेटर्स होंगे। और करंट लाइबिलिटीज में आपके पास एक तो क्रेडिटर्स होंगे वो जो रॉ मटेरियल से रेलेवेंट है, और क्रेडिटर्स होंगे वो वाले जो वेरिएबल या फिक्स्ड ओवरहेड से रेलेवेंट है। तो आपकी कुछ जो शक्ल बनेगी फाइनल आंसर की वो कुछ इस तरह से होगी कि कुछ करंट एसेट्स होंगे मोस्ट लाइकली। अच्छा चले, 2 साल है ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ईयर नंबर 1 लिखते हैं और यहाँ पर ईयर नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है जी, 2 सालों की बात हो रही होगी। करंट एसेट्स में आपके पास स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का,
आपके पास स्टॉक होगा फिनिश गुड्स का, आपके पास कुछ डेटर्स जो आपके होते हैं उनमें कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और फिर कुछ करंट लायबिलिटीज होंगी जो अभी के हालात देखकर लग रही है। करंट लायबिलिटीज में आपके पास एक तो क्रेडिटर्स होंगे, किसके, रॉ मटेरियल वाले, और दूसरे आपके क्रेडिटर्स होंगे कौन से वाले, एक्सपेंसेस वाले, यानी कि वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स वाले। और ऐसा कर कर आपके पास वर्किंग कैपिटल, ऑल एसेट्स, ऑल करंट एसेट्स माइनस ऑल करंट लायबिलिटी से आ रहा होगा, जो आपको मालूम करना है, जो इस सवाल का मेजर मेन मकसद है। जो इस सवाल का मेन जो मकसद है ना, वो ये वाली वैल्यू ढूंढना बनता है, जो हमें यहाँ से नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो ये मैंने एक आपके सामने जो है ना वो एक स्ट्रक्चर बना लिया। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, लेकिन मुझे जो यहाँ तक समझ आ रहा था उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब हम एक एक कर कर सारी वैल्यूज ढूंढते हैं और उन वैल्यूज को यहाँ पर इनपुट करते हैं और दोनों सालों का वर्किंग कैपिटल जो है उसकी अमाउंट ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल से रेलेवेंट वर्किंग कर लेते हैं, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स, फिर करंट लायबिलिटीज में रॉ मटेरियल जो क्रेडिटर्स से सप्लाई से रेलेवेंट है, रॉ मटेरियल से रेलेवेंट है, और फिर एक्सपेंसेस। अच्छा, अब यहाँ पर एक मजे की बात जो है ना वो ये है कि ये स्टॉक लेवल्स दिए हुए हैं। जब आपको स्टॉक लेवल दिए हुए होते हैं तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो भी आपका एक स्टॉक है, वो भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। तो हम एक छोटी सी वर्किंग करते हैं, वर्किंग नंबर 1, पहली वर्किंग जो हम लोग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 हम जो है ना वो दोनों सालों की, या नंबर 1 या नंबर 2 की, पहले यूनिट्स की एक मूवमेंट बना लेते हैं। यूनिट्स की मूवमेंट बनाने का मतलब ये है कि मेरे पास लेट से ओपनिंग स्टॉक, या चले पहले मैं प्रोडक्शन लिखता हूँ। प्रोडक्शन, पहले साल की प्रोडक्शन कितनी है, 15,000 यूनिट्स। ठीक है, पहले साल की जो प्रोडक्शन है वो 15,000 यूनिट्स है, तो मैंने 15,000 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद फिर सेल्स के जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स सोल्ड, वो हैं पहले साल के 14,000। इसका मतलब ये हो गया कि पहले साल का क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक है? जी हाँ, पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, और वो है कितने यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स। ये जो पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, दूसरे साल का क्या हो जाएगा? दूसरे साल का सर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। सिंपल सी बात, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरे साल 20,000 यूनिट्स मजीद बना है, और दूसरे साल आपने 18,000 यूनिट्स इसमें से बेच दिए, तो दूसरे साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो होगा आपका 3,000 यूनिट। ठीक है, ये मैंने यूनिट्स की मूवमेंट बना ली, क्योंकि इवेंचुअली मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो भी तो मेरी बैलेंस शीट पर आता है, मेरा करंट एसेट होता है, और उससे हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपस में वाबस्ता हो, कनेक्टेड हो। अच्छा जी, अब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक रखा जाता है? बोलते हैं अदर रिलेटेड एस्टिमेट्स आर एज फॉलोज या गिवन बिलो। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ्स एवरेज कंजम्पशन। वही कहते हैं कि जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है ना आने वाले 3 महीनों में, या 3 महीनों का एवरेज किसी भी साल में रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा होता है, उतना मैं अपने पास जो है वो रॉ मटेरियल रखता हूँ। अब लेट से पहले साल की बात करते हैं। पहले साल अपने कितने यूनिट्स बनाए? सर पहले साल मैंने 15,000 यूनिट्स बनाए। ठीक है, तो क्या आप पहले साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम ढूंढ सकते हो? क्या आप पहले साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ढूंढ सकते हो? कंज्यूम्ड का मतलब है जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा। जी सर, अगर आपने 15,000 यूनिट्स बनाए और हर यूनिट पर 80 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, हर यूनिट पर, हर फिनिश गुड्स के यूनिट जो आप प्रोड्यूस करते हो उस पर 80 रुपए का मटेरियल लगता है, तो आपने टोटल पहले साल में आपने टोटल जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया होगा वो 15,000 इंटू 80 यानी कि 1.2 मिलियन होगा। और दूसरे साल में जो आपने रॉ मटेरियल की कंज्यूम किया होगा वो 20,000 इंटू 80 यानी कि 1.6 मिलियन होगा। ये आपकी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन है, पूरे पूरे साल की कंजम्पशन है। क्या उसने ये बोला है कि ये पूरा रॉ मटेरियल मेरे पास होगा? नहीं, उससे मैं ये बोला कि भाई मेरे पास किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो रॉ मटेरियल होता है वो जो एवरेज कंजम्पशन होती है ना 3 महीनों की, उसके बराबर होता है। ये कंजम्पशन तो है, लेकिन ये एनुअल पूरे साल की कंजम्पशन है। तो हम करेंगे ये कि हमारी ये वाली जो वैल्यू है 1.2 मिलियन की, ये पूरे साल की कंजम्पशन है, करेक्ट। इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन थी
उसको मैंने रॉ मटेरियल कंजम्पशन को 12 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 महीनों की कंजम्पशन आ गई। पहले साल की जितनी भी कंजम्पशन थी 3 महीने की एवरेज वो ले ली, और इसी तरह से दूसरे साल की भी जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है उस रॉ मटेरियल कंजम्पशन को 12 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। और ये कंज्यूम कैसे आया है? प्रोडक्शन के यूनिट्स इंटू 80। ठीक है जी, ये हमारी पहली चीज हो गई और बड़ी आसान सी चीज थी। उसने बोला था कि भाई रॉ मटेरियल जो होता है वो 3 महीने की कंजम्पशन जो एवरेज बनती है उसके बराबर होता है। तो हमने कंजम्पशन को 12 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर कर जो रॉ मटेरियल में हमारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी एवरेज वो मेंशन कर दी, लिख दी। अब आ जाते हैं फिनिश गुड्स पर। अच्छा, जब हम फिनिश गुड्स की बात करेंगे तो फिनिश गुड्स के लिए मुझे पहले तो फिनिश गुड्स के यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी होगी, क्योंकि फिनिश गुड्स में मटेरियल के अलावा लेबर लगा होगा, वेरिएबल ओवरहेड्स लगे होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स लगे होंगे। तो मुझे एक और वर्किंग करनी पड़ेगी और वो वर्किंग मुझे ये बताएगी कि जो मेरे फिनिश गुड्स हैं उसकी क्या कॉस्ट है, उसमें कितने पैसे लगे हैं और फिर वो तैयार हुआ। अब लेट से हम फिनिश गुड्स की जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट निकालते हैं, यानी कि पहले साल जो हमने फिनिश गुड्स के या दूसरे साल जो हमने फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाए उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो अब मैं फिनिश गुड्स कॉस्ट की एक वर्किंग कर रहा हूं, करूंगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास अगेन 2 साल है। ठीक है जी, पहला साल और दूसरा साल ये ऊपर हमारा कॉमन चल रहा है। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहले साल 1.2 मिलियन का रॉ मटेरियल लगा है और दूसरे साल 1.6 मिलियन का रॉ मटेरियल लगा है फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाने के लिए। अभी मैं ये मालूम कर रहा हूँ। अच्छा, फिर लेबर का खर्चा, लेबर का खर्चा कितना है? लेबर की कॉस्ट है 30 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट की लेबर की कॉस्ट 30 रुपए है, तो एट ₹30 पर यूनिट ये आ जाएगी। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने होंगे? अगेन एट ₹10 पर यूनिट हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हम करते हैं जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की है मल्टीप्लाइड बाय 30, और इसके लिए हम करते हैं जितने भी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाइड बाय 30, और इसके लिए हम करते हैं जितने भी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाइड बाय 10, और इसके लिए हम करते हैं जितने भी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाइड बाय 10। सर फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए क्या होगा? फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में मैंने सवाल के शुरू में आपको बताया कि आपने ये जो पर यूनिट ओआर कैलकुलेट किया होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, यानी कि ये जो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करी हुई होती है या आपने बजटेड नॉर्मल या एनुअल कैपेसिटी से करी हुई होती है, मल्टीप्लाई करके निकाली हुई होती है। तो इसके लिए आपको 20 × 24,000 करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन के लिए भी आपको जो है ना वो 10 × 24,000 करना पड़ेगा, तब जाकर एक यूनिट की वैल्यू आएगी। सो दिस इज सिंपल, 20 × 24,000 यही वैल्यू यहां पर आएगी, और 10 × 24,000 और यही वैल्यू यहां पर आएगी। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर जरा अपनी कॉस्ट्स देख लेते हैं कि हमें ये चीज़ें जो फिनिश गुड्स के यूनिट्स थे ये हमने प्रोड्यूस किए तो हमें कितने रुपए के पड़े। ये याद रहे कि ये टोटल यूनिट्स की जो कॉस्ट होगी वो आ जाएगी पूरे साल जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इफेक्टिवली, ये जो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना कितना बनता है भाई? 2.52 मिलियन और 3120 मिलियन। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि पूरे साल में जो यूनिट्स बने उन सारे यूनिट्स की कॉस्ट है। पूरे साल में जो यूनिट्स आपने तैयार करे, पूरे साल में जो यूनिट्स बने उन सारे यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? टू बी वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी कि इनकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बुनियाद पर निकालोगे। एक जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपसे डिस्कस किया, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसकी कॉस्ट में जो है वो ओवरहेड्स को भी, फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी इंक्लूड करते हो, मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल इंक्लूड करते हो। सर अब हमने ये निकाल तो लिया, आखिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू कितनी होगी?
इसलिए क्योंकि इसने तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि उसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करना, लेकिन एक वक्त पर हमारी इन्वेस्टमेंट कितने पे स्टैंड कर रही होगी। तो देखें हम अगर स्टैंड इन्वेस्टमेंट कितने पे कर रही होगी ये देखें, तो बनाए तो हमने 15,000 यूनिट्स है, 14,000 यूनिट्स बिक भी गए पहले साल, 1,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में बच गए। जो यूनिट्स मेरे क्लोजिंग स्टॉक में बच जाते हैं इफेक्टिवली, वो क्या होता है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है फिनिश गुड्स में, ठीक है ना। जो यूनिट्स बेच दिए हैं उससे तो पैसे रिलीज हो गए होंगे, फंड्स रिलीज हो गए होंगे, वो डेटर्स में कन्वर्ट हो गए होंगे। इसी तरह से दूसरे साल जो 3,000 क्लोजिंग स्टॉक है, इफेक्टिवली क्लोजिंग स्टॉक है यूनिट्स की मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पहले साल के आखिर में कितना था, क्या ये 250, 2520, 000 कितने यूनिट्स की वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो 2520000 है, इससे कितने यूनिट्स बनकर आए, सर इससे 15,000 यूनिट्स बनकर आए। पहले साल 15,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन थी ना, तो मैं 2520000 को 15,000 से करता हूँ डिवाइड, और फिर मैं इसको 1000 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। 2520000 15,000 बनाने की यूनिट्स बनाने की कॉस्ट है, उसको डिवाइड किया, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, और क्लोजिंग स्टॉक में 1000 यूनिट से उससे मल्टीप्लाई किया। लाइकवाइज दूसरे साल मैंने क्या किया, दूसरे साल भी मैंने इसी तरह की वर्किंग करी, और दूसरे साल भी मैंने जो है वो आपके लिए 3120000 को पहले 20,000 से डिवाइड किया, तो एक यूनिट की वैल्यू आई, और फिर 3,000 से मल्टीप्लाई किया 3,000 यूनिट्स की वैल्यू निकालने के लिए, जो कि 468,000 आ रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और बात है। देखिए जब आपका पहला साल था ना, जब आपका पहला साल था, तो आपके पास जितने भी क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बचे हुए थे वो उसी साल की इन्वेंट्री में से बचे हुए थे। क्लियर। अब क्या यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करती है। देखें, दूसरे साल के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक दिमाग का इस्तेमाल कर कर मुझे बताइएगा मैंने कौन सा मेथड यूज किया। एक मेथड होता था फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये एज्यूम करता है कि जो चीजें पहले बनाई गई थी वो पहले बेची गई, लिहाजा अगर दूसरे साल में टोटल आपने 18,000 यूनिट्स बेचे हैं, तो पहले 1,000 यूनिट्स वो हैं जो पिछले साल बनाए थे, और 17,000 यूनिट्स वो हैं जो इस साल 20,000 बनाए उसमें से बिके। इस हिसाब से तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो इस साल के यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में से होगा। यहाँ पर मेरे ख्याल में सवाल में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कंपनी फीफो मेथड यूज करती है, कंपनी एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करती है, तो एक तरीका तो ये भी वैलिड है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि सवाल में मेंशन नहीं है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट या कंपनी फीफो मेथड जो है वो इस्तेमाल कर रही है। सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मुझे सवाल में लिखा हुआ हो वेटेड एवरेज मेथड फॉलो होना। वेटेड एवरेज मेथड ये करता है कि उसमें आप ये नहीं बता सकते कि अगर दूसरे साल के क्लोजिंग स्टॉक में 3,000 यूनिट्स हैं, तो क्या ये वो वाले हैं जो आपने पिछले साल बनाए थे, क्या ये वो वाले हैं जो आपने इस साल मैन्युफैक्चर करे हैं, इस साल बनाए हैं। सर ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप यूनिट्स को एवरेज आउट करोगे। ऐसे केस में अगर आपके सवाल में लिखा हुआ हो वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है, तो आप ये जो अभी आपने अजम्पशन दी है कि 3,000 यूनिट्स इस साल के मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स में से थे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि मैं पिछले साल की कॉस्ट प्लस इस साल की कॉस्ट, गौर से सुनिएगा, पिछले साल की कॉस्ट प्लस इस साल की कॉस्ट। देखिए मैं ऊपर क्या कर रहा हूं, सेल O25 पिछले साल इनकर करी हुई कॉस्ट प्लस सेल P25 इस साल इनकर करी हुई कॉस्ट, ऊपर दोनों सालों की कॉस्ट लूंगा। अच्छा, और इनको दोनों सालों के यूनिट से कर दूंगा डिवाइड, यानी कि एक तो मैं ले लेता हूं P7 और एक मैं ले लेता हूं O7, यानी कि दोनों सालों की कॉस्ट डिवाइडेड बाय दोनों सालों की यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय इस साल जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, और इस हिसाब से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूं। ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने कहा, सॉरी, एक और काम और कर सकते हैं, वो ये है कि हम जो है वो इफेक्टिवली इसको और बेहतर करने के लिए हम ये 168,000 ले लें जो इस साल के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं। इस साल के क्लोजिंग स्टॉक है 1,000 यूनिट्स हैं, वो ईयर नंबर 2 में कैरी हुए हैं। इस साल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लें, और हम जो है ना वो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स और इस साल के प्रोडक्शन के यूनिट्स को ले लें। मैं ज़रा इसको पहले लिख दूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ये 1,000 ले लें और एक ये 20,000 ले लें, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं उसको 3,000 से। सर ये क्या किया, ये ज़रा समझा दें, देखें सुने ज़रा गौर से। इस साल के शुरू में आपके पास 1,000 यूनिट्स पड़े हुए थे, उन 1,000 यूनिट्स की वैल्यू कितनी थी, 168,000। ठीक है।
इस साल आपने मजीद 20,000 यूनिट्स बनाए, जो 20,000 यूनिट्स आपने इस साल बनाए उसकी वैल्यू कितनी थी? 3,120,000। तो ऊपर ये जो मैंने सम किया है ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक, ये नंबर 2 का ओपनिंग स्टॉक और ये नंबर 2 की प्रोडक्शन की सारी कॉस्ट। अब ये जो ऊपर कॉस्ट है 168,000 और 3,120,000 ये किन यूनिट्स की है? ये उन यूनिट्स की है जो ओपनिंग स्टॉक में थे, यानी कि 1000 यूनिट्स, और उन यूनिट्स की भी है जो इस साल बनाए गए, यानी कि 20,000 यूनिट्स। इसको इससे डिवाइड कर कर एक एवरेज कैलकुलेट किया और इस साल की क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक आप नहीं जानते कि वो ओपनिंग स्टॉक में से है या इस साल की प्रोडक्शन में से है। ये हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड नहीं बल्कि एवरेज कॉस्ट यानी कि वेटेड एवरेज मेथड यूज किया। लेकिन ये बात याद रहे कि सवाल में देख लीजिएगा कि कहीं फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड तो नहीं यूज हुआ। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज हुआ होगा तो इस साल की कॉस्ट को 20,000 से डिवाइड करेंगे और 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये अज्यूम किया करता है कि इस साल अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो इस साल की ही प्रोडक्शन में से है। बहरहाल हमने एक एवरेज ले लिया है और उसके हिसाब से 469,714 का आंसर आ रहा है। वेटेड एवरेज मेथड पर हम चलते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब फिनिश गुड्स में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू आ गई, एक 168,000 है और दूसरी 469,714 की वैल्यू है। फिर तीसरी चीज क्या थी? फिर तीसरी चीज थी हमारे डेटर्स की वैल्यू। डेटर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? 1 मंथ सेल, एक महीने की सेल्स के बराबर जो डेटर्स की वैल्यू होती है वो करंट एसेट्स में मौजूद रहती है, करंट एसेट्स में इनकॉर्पोरेटेड रहती है। अच्छा, अब पहले साल कितनी सेल्स है? 14,000 यूनिट्स। इसकी वर्किंग तो हम यहाँ पर ही कर सकते हैं। एक यूनिट कितने का बिकता है? द सेलिंग प्राइस विल बी ₹200 पर यूनिट। जो सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपये पर यूनिट है। तो अगर सेलिंग प्राइस है वो 200 रुपये पर यूनिट है और पहले साल मैंने 14,000 यूनिट्स बेचे हैं, पहले साल मैंने 14,000 यूनिट्स बेचे हैं, तो ये पूरे साल का सेल्स रेवेन्यू आ गया। सेलिंग प्राइस 200 रुपये पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस 200 रुपये पर यूनिट है और पूरे साल में मैंने 14,000 यूनिट्स बेचे हैं, तो ये पूरे साल का सेल्स रेवेन्यू आ गया। लेकिन यहाँ पर डेटर्स की पॉलिसी के एक मंथ की सेल के बराबर हमने उधार दिया हुआ होता है, तो मैंने उधार पूरे अमाउंट का नहीं दिया हुआ होगा, साल के आखिरी दिन एक महीने का उधार पेंडिंग होगा। ये जो आंसर आपका आ रहा है ये तो 12 महीने की सेल्स आ रही है। एक महीने की सेल्स निकालने के लिए आपकी जो वैल्यू आई है उसको आप 12 से डिवाइड कर दें। सर क्या यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, एक और चीज है, वो है बेड डेट्स। 0.75% आपके बेड डेट्स होते हैं, यानी कि आपका जो रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हो जाता है 100% माइनस 0.75%। ठीक है, तो ये कुछ आपका बैलेंस आ रहा है 231,583। दूसरे साल की वर्किंग में दोबारा से रिपीट करता हूं ताकि आप लोग समझ लें। सेलिंग प्राइस 200 है, दूसरे साल कितने यूनिट्स बेचे हैं? 18,000 यूनिट्स बेचे हैं। ये कितने टाइम का सेल्स रेवेन्यू है? ये सेल्स रेवेन्यू 12 महीनों का है, 12 से डिवाइड करते हैं। क्या ये सारा का सारा डेटर्स का बैलेंस है? नहीं, 75.75% बेड डेट हो जाता है, तो इसको 100% माइनस 0.75% से मल्टीप्लाई कर दें, या इसका 99.25% बनेगा, बोलेंगे तो यह आता है 2977500। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है जी। आ, यहां तक हमने अपनी जो एसेट्स वाली साइड थी वो देखी। करंट एसेट्स के टोटल्स देखते हैं। 699,583 और 116,746 आ रहा है। अब हम आ जाते हैं क्रेडिटर्स की तरफ। रॉ मटेरियल के क्रेडिटर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई रॉ मटेरियल 2 मंथ्स एवरेज परचेजेस। एवरेज परचेजेस के लिए हमें परचेजेस निकालनी होंगी, जितनी परचेजेस होंगी पूरे साल की उसको 12 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एवरेज परचेजेस आ जाएंगी। तो चलें जी परचेजेस की तरफ चलते हैं। परचेजेस के लिए कैसे निकाली जाती है परचेजेस? देखें आपने, वो यहाँ पे लिखना है वर्किंग नंबर 4। ठीक है जी। अच्छा, परचेजेस कुछ इस तरह से निकाली जाती हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम, जितना इस्तेमाल किया माइनस जितना क्लोजिंग स्टॉक है, लेस जितना ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम पहले साल कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ था? 1.2 मिलियन का। दूसरे साल कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ था? 1.6 मिलियन का। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि पहले साल के आखिरी दिन
पहले साल के आखिर में आपके पास कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यूज हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में मुझे पहले साल के आखिर में 3 लाख चाहिए था, एज पर पॉलिसी निकाला है, और दूसरे साल के आखिर में 4 लाख चाहिए था। पहले साल का कोई ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, दूसरे साल का जो ओपनिंग है वो पहले साल के क्लोजिंग के बराबर था। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की जो परचेजेस फॉर द ईयर है उसकी वैल्यू अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। परचेजेस, पहले साल मैंने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, 1.2 मिलियन का इस्तेमाल हुआ, 3 लाख का इन्वेंट्री के क्लोजिंग स्टॉक में रखना था। और दूसरे साल की अगर बात करते हैं तो दूसरे साल आपका ला भला करिए 1.7 मिलियन बनता है, या आपकी परचेजेस आ गई। क्या हम टोटल परचेजेस यहाँ पे ले जाएंगे वर्किंग में? नहीं, उसने ये बोला हुआ है कि 2 मंथ्स की परचेजेस के बराबर का बैलेंस आपके अनपेड होगा। तो ये 1.5 मिलियन कितने महीने की है? 12 महीने की। 12 से करते हैं डिवाइड, और 2 महीने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की वैल्यू लिखनी है। इसी तरह से ये 1.5 मिलियन पूरे दूसरे साल की परचेजेस है, इसको 12 से डिवाइड करते हैं, और 2 महीने की पेंडिंग होगी तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। फाइनली क्रेडिटर एक्सपेंसेस की बात करते हैं। क्रेडिटर्स फॉर वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड्स 1 मंथ एवरेज, इनका उधार जो है वो 1 महीने के बराबर होता है। अगेन मोस्ट लाइकली मैं पूरे साल की एक्सपेंसेस की वैल्यू निकालूंगा। पूरे साल की एक्सपेंसेस की जब मैं वैल्यू निकाल लूंगा उसको 12 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पूरे साल के एक्सपेंसेस की वैल्यू निकालने बैठे तो हमारे पास वर्किंग नंबर 7 बन जाएगी। वर्किंग नंबर 7 जो है वो क्या है? क्रेडिटर्स फॉर वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। इसका मतलब मोस्ट लाइकली लेबर का कोई भी अनपेड अमाउंट नहीं होता, कोई लाइबिलिटी नहीं होती, कोई अनपेड अमाउंट नहीं होता, मैं उनको पे कर देता हूँ टाइम पर। वेरिएबल ओवरहेड्स की और फिक्स्ड ओवरहेड्स वगैरह की बात कर रहा है। इसमें आपने एक और चीज का, जिस चीज का ख्याल रखना है वो इस चीज का ख्याल रखना है कि डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है वो किसी को पे नहीं होता। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस किसी को भी पे नहीं होता। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस किसी को भी पे नहीं हो रहा होता, तो वो आपने अपनी वर्किंग्स में जो अकाउंट फॉर है वो नहीं करना होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स देखिए, पहले पूरे साल के जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो कितने थे? वेरिएबल ओवरहेड्स पहले साल के 10 रुपए पर यूनिट थे। ठीक है, और प्रोडक्शन 15,000 यूनिट्स की है, ये 150,000 हमने निकाला था। ये वेरिएबल ओवरहेड्स पूरे साल के हैं। ये वेरिएबल ओवरहेड्स पूरे साल के हैं, ये बात याद रखिएगा, ये वेरिएबल ओवरहेड्स पूरे के पूरे साल के हैं। पेंडिंग कितना होता है? 1 महीने का। खैर, हम वेरिएबल ओवरहेड्स पूरे साल के यहाँ से लिखते हैं, और यहाँ से भी हम वेरिएबल ओवरहेड्स पूरे साल के लिख लेते हैं। ये दो अमाउंट्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है। फिक्स ओवरहेड्स की बात करते हैं। फिक्स ओवरहेड्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि 24,000 से मल्टीप्लाई होकर आएगा, और वो भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पहले साल के ये फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं और दूसरे साल के ये फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। डेप्रिसिएशन हमें नहीं लेनी है, डेप्रिसिएशन हमें नहीं लेनी है, और लेबर जो है उसके बारे में नहीं लिखा, ओवरहेड्स के बारे में लिखा है। अगर लेबर को यहाँ पर शामिल करना होता तो वो लफ्ज यूज करता कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर और वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों आते। सर, और क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड ₹10 per unit. 80% of the selling expenses are considered variable. तो हमारे पास वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस और फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट भी होना चाहिए। सर, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे आएगा? देखिए, 10 रुपए एक यूनिट का टोटल सेलिंग एक्सपेंस है, और इसका 80% जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल यूनिट सोल्ड के साथ लिंक्ड होता है। यानी कि पहले साल 14,000 और दूसरे साल 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 80% इंटू 14,000। ठीक है ना, 1,12,000 आ जाता है पूरे साल का। और दूसरी बारी में क्या करेंगे? अगेन 10 इंटू 80% इंटू हमारे सेल्स के यूनिट्स यानी कि 18,000, ये 1,44,000 आ जाता है पूरे साल का। ठीक है जी। अच्छा, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए करें क्या करें? अगेन फिक्स जो है वो आपके नॉर्मल यूनिट्स के साथ होगा। तो 10 का 20% इंटू 24,000, और सेम वर्किंग यहाँ पर भी जाएगी।
ये हमने वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड्स फॉर अ टोटल ईयर निकाल लिया, पूरे साल के लिए निकाल लिया। वेरिएबल एंड फिक्स्ड या टोटल वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स पर एनम कितना आता है भाई? 7,90,000 और 872,000। क्या पूरे साल का पेंडिंग होता है? नहीं, एक महीने का, तो इसको 12 से डिवाइड, 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी इसको 12 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। इन दोनों का करते हैं टोटल, तो हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। और वर्किंग कैपिटल के लिए हम टोटल करंट एसेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर 383,750 और 811,464 आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छे से इन सारी वर्किंग्स को देखिएगा, अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करिएगा। वीडियो लेसन्स को बार बार देखकर और दोबारा से ये वर्किंग ज़रूर करें ताकि आपके दिमाग में बातें बैठ जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।